Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 जुलाई 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बेलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले जो मैप का क्वेश्चन मैं देता हूँ वहाँ पे मैंने पेंगोंग सो लेक का प्रश्न आपको दिया था कि उसको अच्छे से मैप में देख लेना। आज उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके सामने है, देखते हैं कितना अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। तो जो पेंगोंग सो लेक है दोस्तों, ये कौन कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए हिमालयाज एंड अरावली रेंज, या ऑप्शन नंबर बी काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज, या ऑप्शन नंबर सी ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, या ऑप्शन नंबर डी विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर बन चुकी है, क्योंकि सरकार ने स्पेशली यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला है कि अब से हर साल 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। तो इस दिवस को मनाया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि संविधान हत्या दिवस ये क्या है और किस बेसिस पे यहाँ पर इसको 25 जून को ही ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया। तो दोस्तों याद होगा 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इमरजेंसी के बारे में भी जानने को मिलेगा, यानी पॉलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट इमरजेंसी का वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। 3 प्रकार की इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं और उससे संबंधित जितने भी हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में हम कवर करेंगे। अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। तो आज के अखबार में पेज नंबर 9 पर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आने वाले हैं। तो क्या बात है, तो हुआ क्या है, हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि हम 25 जून को ऑब्जर्व करेंगे एज अ संविधान हत्या दिवस। इस चीज़ के बारे में हमारे गृह मंत्री ने भी कल के दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, या कह सकते हैं इसके बारे में ऐलान कर दिया है। नाउ क्वेश्चन ये है 25 जून ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो 25 जून है ये हमें बार बार याद दिलाएगा कि कैसे देश में संविधान की हत्या की गई थी। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई और उस इमरजेंसी के खिलाफ में कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट करवाया गया, अलग अलग अपोजिशन पार्टी से लोगों को अरेस्ट करवाया गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो दिन है ये दिखाएगा कि कैसे यहाँ पे लोगों ने एक बहुत बड़ा दर्द झेला था उस इमरजेंसी के समय पर, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है। फिर उन्होंने बोला कि जो ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, यहाँ पर केवल हिंदी में नाम दिया गया है संविधान हत्या दिवस। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करें तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे के तौर पर यहाँ पर यह जाना जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर से हर बार 25 जून को यहाँ पर यह आर्टिकल छपने वाले हैं और इनकी चर्चाएं होने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने भी यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ये जो दिन है ये याद करवाएगा कि आखिरकार हमारे संविधान के साथ में पहले क्या हुआ है और किस तरीके से बदलाव करने की कोशिश की गई है, और कैसे बदलाव करके सीधा सारी की सारी पावर गवर्नमेंट ने अपने आप खुद लेने की कोशिश की है इस इमरजेंसी को लगाकर। तो गैजेट नोटिफिकेशन ऑलरेडी कल के दिन इशू कर दिया गया है।
ठीक है, और इसकी मांग क्या है इस नोटिफिकेशन की वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 25 जून को इस तरीके से इस डे को डिक्लेयर किया जाएगा। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी बोलती है कि देखो 25 जून इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन हम क्या करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर इस इमरजेंसी से अफेक्ट हुए थे, जितने भी लोग यहाँ पर सफ़र किए थे इस पूरे इमरजेंसी की वजह से, उन सभी लोगों को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं 25 जून 1975 ये वो तारीख है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट को दिखाया, एक डिक्टेटरशिप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। और जो डेमोक्रेसी है बेसिकली उसके ऊपर में कई सारे प्रकार के रोक लगा दिए गए इस इमरजेंसी को इम्पोज करके, स्पेशली पूरे देश में एक इमरजेंसी लगाकर, जिस इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, भले यहाँ पर उनका कोई भी फॉल्ट हो या ना हो। फॉल्ट ना होने के बावजूद भी यहाँ पे दोस्तों उनको अरेस्ट किया गया। मीडिया की जो वॉइस वगैरह है वो सब कुछ दबा दी गई थी उस इमरजेंसी के समय पर। ये होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। ठीक है, तो आपको न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ गया कि चर्चाओं में क्या चल रहा है, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन में यहाँ पे इस आर्टिकल से तो डायरेक्टली कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अगर वनडे एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ये कौन सी तारीख है जिसको ये दिन ऑब्जर्व करने के लिए चुना गया है। तो तारीख और दिन ये दोनों ध्यान रखोगे अब तो याद रहेगा। दूसरी बात, अब एग्ज़ाम में अगर डिटेल्स पूछी जाएंगी इमरजेंसी के बारे में तो कैसे लिखना है, मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में आएगा, इवन इंटरव्यू में आएगा तो कैसे हैंडल करना है, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मिलेगी, बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, यानी कि आपको ना नोट्स वगैरह बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, सामने ही आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है। तो ये क्यों चर्चाओं में है ये हमने डिस्कस किया। अभी 2024 में 25 जून को अभी इसकी 49th एनिवर्सरी भी दोस्तों मार्क की गई थी कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगे हुए 49 साल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि सर ये इमरजेंसी होती क्या है। अब वैसे इसका हिंदी में देखोगे तो उसको बोलते हैं आपातकाल। तो आपातकाल स्थिति आप खुद ही यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाना, उसको यहाँ पर हम बेसिकली इमरजेंसी के तौर पर देख पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है क्राइसिस में आपका क्या हो सकता है। अब ये देखिए, इमरजेंसी बेसिकली एक देश में क्या हो सकती है, जब उस देश के ऊपर में किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया हो, जब एक युद्ध की सिचुएशन हो रही हो, या देश भर में विद्रोह चल रहा हो, किसी चीज़ को लेकर लोग हथियार लेकर विद्रोह कर रहे हो, या कोई और दूसरे क्राइसिस हो गए। ऐसे क्राइसिस जिससे देश की स्टेबिलिटी को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आपकी इमरजेंसी स्थिति वाली सिचुएशन कहलाएगी। ठीक है, वो आपकी इमरजेंसी ही कहलाएगी। तो इमरजेंसी क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब इमरजेंसी से संबंधित दोस्तों हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 352, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आर्टिकल सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है दोस्तों। और एक बात और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, भारत के अंदर हमारा जो संविधान तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, इस संविधान में हमने कई सारे कंट्रीज़ के संविधान से इंस्पायर होके उन्हीं की कई सारी चीज़ों को अपने संविधान में ऐड किया था, याद है ना। कई सारी चीज़ें ली गई थी अलग अलग संविधान से। वहीं पर जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं दोस्तों, ये भारतीय संविधान में जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ये पहली बात दिमाग में बैठा लेना, जर्मनी के संविधान से ये यहाँ पे हमने इमरजेंसी वाला, आपातकाल वाला यहाँ पर जो पूरा प्रोविज़न है, प्रावधान है, इसको अपने संविधान में ऐड किया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात आती है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि ये जो इमरजेंसी है इसका कह सकते हैं कि ज़रूरत क्या है। अब देखिए, ये ना प्रोविज़न जो है ये टेम्पररी बेसिस के लिए लेकर आया गया है कि मान लो देश में स्थिति ख़राब हो रही है तो उस समय पर यह इमरजेंसी लगाकर चीज़ों को नॉर्मलाइज करना। अब क्वेश्चन यह है, भारतीय संविधान के अंदर जो इमरजेंसी की बात की गई है इसमें कुछ प्रकार दिए गए। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसी नज़र आती हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश के स्तर पर लागू की जाती है, और इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 352 ये बोलता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में सीधा एक बड़ी पावर आती है कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर ये वर्ड लगा हुआ है इफ़, ध्यान रखना, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं और ये समझते हैं कि हाँ हमारे देश को खतरा है किसी युद्ध की वजह से, या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन आ रहा है बाहर से,
या कोई हमारे देश में ही इमरजेंसी आ रही है, देश में विद्रोह चल रहा है, लोग हथियार लेके खड़े हैं, अगर कोई ऐसी सिनेरियो बन चुका है तो उस दौरान प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो इस प्रकार की इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, ये सारे वर्ड्स पहले से ही लाए गए थे, लेकिन यहीं पर जो आर्म्ड रेबेलियन है, ये जो विद्रोह वाला वर्ड है, ये हमने 44th अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर इसको इंसर्ट किया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके 44वें अमेंडमेंट के तहत, इस संशोधन के तहत आर्म्ड रेबेलियन वर्ड लाया गया। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है, फैक्ट है ये। अब देखिए इसी इमरजेंसी के अंदर में, इसी आर्टिकल 352 में और क्या मेंशन किया गया है कि इसके तहत प्रेसिडेंट को ऐसी पावर मिलती है कि वो सीधा इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं अगर उन्हें ये स्थिति लगती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इमरजेंसी लगने के बाद लोगों के पास में कोई पावर नहीं रह जाएगी, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो संविधान के तहत अधिकार मिलते हैं वो सब के सब रोक दिए जाएंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 क्या क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, बहुत ईजी प्रश्न है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सही तरीके से स्टेप लेके इस पूरे स्थिति को सुधार सके, इसलिए इमरजेंसी लगाती है, और उस इमरजेंसी के तहत लोगों के सारे हक खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये वाला हक आपके पास में रहेगा। ठीक है, फिर अब दोस्तों बात यह है ड्यूरेशन एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, कब तक आप लगा सकते हैं, कब तक लागू कर सकते हैं, पार्लियामेंट से कैसा अप्रूवल चाहिए होता है, यह भी ज़रूरी है समझना। सबसे पहली चीज़, इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन होती है, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना, इसकी अनाउंसमेंट करना। तो जब भी मान लो ऐसी स्थिति बनी और इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, हाँ देश में इमरजेंसी लगने वाली है, ऐसे नहीं लग सकती, पहले उसको, उस अनाउंसमेंट को अप्रूवल मिलना होगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के माध्यम से, यानी लोकसभा और राज्यसभा। और ये अप्रूवल कब मिलना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हाँ इमरजेंसी लगेगी देश में, उसके 1 महीने के भीतर भीतर, ध्यान रखिएगा, है ना, उस इशू से लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल अगर मिलता है तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज़, तो पहला स्टेप ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे यही घोषणा जो इमरजेंसी की है वो ऐसी समय पर लेकर आई जाती है जब लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, यानी इलेक्शन समाप्त हुए, लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, आपको पता है ना, लोकसभा यहाँ पर डिसॉल्व होता है, टेम्प्रेरी हाउस है, जबकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, तो लोकसभा डिसॉल्व होता है, आपकी बार भी डिसॉल्व हुआ था। अब मान लीजिए इस समय पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, और अब क्या है, प्रोक्लेमेशन का कोई अप्रूवल मिला ही नहीं, तो वो जो प्रोक्लेमेशन है दोस्तों, ये जब तक दूसरी लोकसभा नहीं बैठ जाती, उसके फर्स्ट सिटिंग जो होगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग में 30 दिन तक वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, यानी वो घोषणा सर्वाइव करेगी, यानी उस पर तब भी एक्शन लिया जा सकता है ना। जो लोकसभा की नई फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 दिन के भीतर भीतर भी काम किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन राज्यसभा के पास में पावर है कि वो अप्रूव कर सकता है। तो ये बात की हो गई सिचुएशन, यानी एक अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो ये यहाँ पे इसका प्रोविज़न हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए अगर दोनों हाउसेस ने अप्रूवल दे दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों के माध्यम से अप्रूव कर दिया गया, तो वैसे दोस्तों अप्रूवल मिलते ही इमरजेंसी लागू हो जाएगी, और इमरजेंसी लागू होने के बाद में 6 महीने तक वो लागू रहेगी। बस 6 महीने बाद क्या अपने आप हट जाएगी? देखिए, अगर मान लीजिए 6 महीने बाद वापस से लग रहा है इस इमरजेंसी को बढ़ाना है आगे, तो वो आगे कितनी बार तक, इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अब मान लीजिए इमरजेंसी लग गई आज, अब 6 महीने बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलेगा, फिर ही उसको आगे 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर पाएंगे। और ऐसे मान लीजिए फिर लग रहा है कि फिर से एक बार और अप्रूवल मिलना है, तो फिर से अप्रूवल देके फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे 6-6 महीने करके बार बार अप्रूवल मिलता रहेगा, तो इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है लंबे समय तक, समझ गए। लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल अनिवार्य है। अब क्वेश्चन है कि इसी प्रोक्लेमेशन, ये जो इमरजेंसी लगाई गई है, जो घोषणा हुई है इसकी, इसका रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, रिपील कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, इमरजेंसी का जो भी प्रोक्लेमेशन, जो भी अनाउंसमेंट होता है, इसको हमारे प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वापस ले सकते हैं। तो कहोगे यहाँ पे क्या वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? नहीं, अब कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। वापस लेने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, जो ये इमरजेंसी है, ये रिवोक की जा सकती है अगर, फिर से ये वर्ड है इफ़, कॉन्स्टिट्यूशन में ये इफ़ वर्ड ना चीज़ें बदल देता है।
तो यहाँ पर इमरजेंसी को फिर से रोका जा सकता है, रिपील किया जा सकता है अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और यहाँ पर कह सकते हैं वो जो इमरजेंसी कंटिन्यू हो रही थी आगे उसको डिसअप्रूव कर दिया, यहीं पर मैटर खत्म हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, या प्रेसिडेंट सीधा रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात रिवोकेशन की। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल इमरजेंसी के अप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लागू कैसे किया जाता है और इसमें कैसे कैसे यहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है। ध्यान रखिए, जो नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट है ये अप्लाई होता है या तो पूरे देश में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है नेशनल इमरजेंसी, या तो पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा या देश के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर होता यह है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, यानी जो 42वां संशोधन किया गया था हमारे संविधान के अंदर में, इस संशोधन के तहत हमारे प्रेसिडेंट को पावर ये दी गई कि वो जो नेशनल इमरजेंसी है इसको वो देश में किसी स्पेसिफिक पार्ट तक ही सीमित रखें। ऐसा ना हो कि पूरे देश में ही लगाई जाए। जहाँ पे आपको लग रहा है सिचुएशन गंभीर है, जिस एरिया में लग रहा है आप उस एरिया में ही उसको लिमिट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई इसकी अप्लीकेबिलिटी की। अब क्वेश्चन ये है नेशनल इमरजेंसी में हमारा जुडिशियल रिव्यू कैसा है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये थोड़ा डरावना भी, आप यहाँ पे समझिएगा इसको। बात यह है कि मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगती है, या उससे पहले ये समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। तीनों के बारे में आपको पता है। अब ये लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, आपके कानून को बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर रहा है, जुडिशरी उसको चेक कर रहा है कि वो किस तरीके से चल रहे हैं लॉज। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जुडिशरी का कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता। या आप एक खुद इमेजिन कीजिए, अगर जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से ही हर चीज़ की मनमानी कर लेगी ना, है ना। गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, कोई है ही नहीं उनके ऊपर चेक करने के लिए। तो एक दूसरे को चेक करने के लिए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो सवाल यही उठता है कि मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा आया तो क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू रहेगा या नहीं रहेगा। क्या कोर्ट उसमें आ सकता है, बीच में देख सकता है कि हाँ इमरजेंसी सही तरीके से लगाई गई है, या मतलब सिचुएशन अगर ऐसी थी कि लगानी पड़ी, ये सही सिचुएशन है या नहीं है, या सरकार ने फालतू में ही पावर गेन करने के लिए इमरजेंसी लगा दी। तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता यह है कि भारतीय संविधान में 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 में। 1975 में ही 38वां संविधान के अंदर में बदलाव किया गया। अब जो ये बदलाव हुआ दोस्तों, यहां पर आप देखिए नेशनल इमरजेंसी को इम्यून कर दिया टू द जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब है अब जो नेशनल इमरजेंसी होगी यहां पे कोर्ट का कोई हक नहीं है। सरकार चाहे तो लगाए, यहां पे कोर्ट नहीं आ सकता। समझ गए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसे ही बेफालतू में लगा रही है पावर्स को गेन करने के लिए, या उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है, उनके फेवर में नहीं जा रही, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन वो नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है वो तो रीज़न आपको पता है, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, ऐसी सिचुएशन में। लेकिन बेफालतू में लगा दी गई अपने पावर को रिटेन करने के लिए, ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पे आपने कोर्ट का किस्सा भी खत्म कर दिया। अभी कोर्ट होता, कोर्ट रिव्यू करता इसको को, तो कोर्ट रोक देता इसके ऊपर कि भाई आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप ये इमरजेंसी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों इस वाले जुडिशियल रिव्यू को 38वें संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। यहां पे बात हो रही थी कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट कह रही थी। लेकिन दोस्तों इस चीज को बदला गया क्योंकि ये सही नहीं था, क्योंकि इसको बदला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो 38वां ये बदलाव हुआ था। जब 44वां बदलाव किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का, तो यहाँ पे इस 38वें वाले अमेंडमेंट को रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया, इसके प्रोविजंस को, और वापस से जुडिशरी की जो एबिलिटी है इस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन को रिव्यू करने की, उस एबिलिटी को वापस से रिस्टोर किया गया। जुडिशरी को वापस से पावर दी गई कि भाई हाँ आपके पास में पावर है, आप इसको रिव्यू करेंगे, ऐसा ना हो फालतू में ही इमरजेंसी लग रही है। समझ गए। तो इसके लिए यहाँ पर कोर्ट ज़रूरी है, कोर्ट रिव्यू करेगा। तो इस तरीके से 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इसको वापस से कोर्ट को दिया गया। और दोस्तों ऐसे ही ना कई सारे और भी कदम उठाए गए उस समय पर गवर्नमेंट के माध्यम से, जहाँ पे लोगों के राइट्स हटाए जा रहे थे या छीने जा रहे थे, कोर्ट को हटाया जा रहा था रास्ते से, बट धीरे धीरे करके चीज़ों को वापस से कोर्ट ने रिटेन किया। जैसे एक केस होता है, बाकी तो मुद्दा मैंने आपको बताया ऊपर तक क्या चला। यहाँ पे देखिए 1980 में एक केस होता है मिनर्वा मिल्स केस। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया और ये बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट है
इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि भाई ये जो डिक्लेरेशन है ये कहीं इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर बेस तो नहीं है, गवर्नमेंट ने बेफालतू में अपने फ़ायदे के लिए तो इमरजेंसी नहीं लगा दी है ना, उस चीज़ के ऊपर में इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात खुद इस पर्टिकुलर मिनर्वा मिल्स केस के तहत निकल कर आई दोस्तों। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चर्चाएं होती हैं जब भी इमरजेंसी का डिस्कशन होता है, तो समझ गए। तो ये मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट्स को बता दिए हैं। आई होप आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिली होगी, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन हमने डिस्कस किया था 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, एक तो कर दी खत्म, दूसरी यहां पर आती है दोस्तों स्टेट इमरजेंसी, या इसको हम राष्ट्रपति का शासन, प्रेसिडेंट रूल का नाम भी देते हैं। और जो स्टेट इमरजेंसी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 के अंदर में डिफाइन की गई है। अब पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल देता हूं। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वैसी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर मेन पर्सन है प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ही दोस्तों स्टेट गवर्नर के पास होते हैं गवर्नर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पद है प्रेसिडेंट का, वही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पद है गवर्नर का। गवर्नर को अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर बेसिकली यहाँ पर स्टेट में रूल करता है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लो किसी राज्य में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है, तो उसका जो प्रस्ताव है पहले गवर्नर उठाएंगे, गवर्नर मांग करेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर इमरजेंसी की ज़रूरत है, लगाइए। समझ गए। तो गवर्नर के पास में पहला ये स्टेप होता है। या गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से सबको चलना है, उसमें इस चीज़ों को बांधा गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके हिसाब से नहीं चल रही है तब भी गवर्नर ये मुद्दा उठा सकते हैं, सीधा मांग कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, भैया इमरजेंसी लगाइए हमारे यहाँ। समझ गए। तो इसके ऊपर फिर बाद में प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं, तब जाके वो राष्ट्रपति का शासन लगता है। तो आर्टिकल 356 में ये बात की गई है। इसके भी एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ध्यान रखिए हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, राष्ट्रपति का शासन भी कई बार लग चुका है। अच्छा, कब कब जरा देखते हैं। उत्तराखंड 2020 याद होगा, थोड़े समय के लिए इस प्रकार का प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए थे। फिर उत्तर प्रदेश 1991 से लेकर 1992 के बीच में अगेन जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बेसिस पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, तो उस अस्थिरता की वजह से यूपी में लगाया गया था उस समय पर ये स्टेट इमरजेंसी। फिर पंजाब में 1987 से लेकर 1992 के बीच में यहाँ पर ये हाई मिलिटेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है जुडिशियल रिव्यू का। क्या जुडिशरी के पास में पावर है इनको रिव्यू करने की, इन इमरजेंसीज को देखने की? तो देखिए वैसे तो पावर आ गई है मिनर्वा मिल्स केस के तहत, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ वापस से। अब क्या होता है, एक और केस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी हैं अलग अलग केसेस में। उसमें से एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी सुना होगा, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है दोस्तों ये। फिर ऐसे ही यहाँ पर 2006 का भी एक इंपॉर्टेंट केस है, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ सभी जगह पर इस आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन शेयर की हैं। जैसे गाइडलाइन क्या है, पहले ज़रा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि देखिए जो प्रेसिडेंट का रूल भी होगा ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है, जुडिशरी इसको भी रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि आपने बेफालतू में तो नहीं लगा दिया, ज़रूरत थी तभी तो लगाया है ना। इसको चेक करने के लिए जुडिशरी यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये देखेगा देखो कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो सही तौर पे है या नहीं है। कहीं प्रेसिडेंट बिना फालतू में लग रहा है और कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इमरजेंसी की फिर भी डिक्लेयर कर दी गई, तो वो चीज़ गलत है। वो रेलिवेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पर। ये बात इस पर्टिकुलर केस में मेंशन की गई। साथ ही साथ में इसमें कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनको तभी डिसॉल्व करना चाहिए जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाए इस इमरजेंसी के घोषणा का, ठीक है। तब तक जो प्रेसिडेंट है वो केवल इस असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं। होता क्या है कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है, पहले ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया असेंबली वगैरह बेफालतू में डिसॉल्व ना की जाए,
पहले अप्रूवल मिल जाए पार्लियामेंट से, उसके बाद ही करें। तब तक के लिए प्रेसिडेंट केवल असेंबली को, एक स्टेट की असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं, काम रोक सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगेगा, तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनकी नहीं चलेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल करेगी, इसीलिए तो लगाया जाता है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली यहीं पर कि ये जो आर्टिकल 356 के तहत, यही प्रेसिडेंट रूल के तहत जो पावर है, ये एक्सेप्शनल है और ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पावर्स हैं। इनका इस्तेमाल बार बार नहीं होना चाहिए, यह अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। इनका यूज़ ओकेजनली होना चाहिए कि हाँ लग रहा है सिचुएशन बहुत गंभीर है, तभी इनका इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर स्थिति गंभीर है तो वहाँ पर हर एक तरीका अपना लो स्थिति को सुधारने की। फिर अगर कुछ नहीं दिखता है, रास्ता नहीं बचता है, तब आपका यहाँ पर ये आता है प्रेसिडेंट रूल। ये बात सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। और यहीं पर ना कुछ कमीशन से हमारे उनके रिकमेंडेशन भी आते हैं। इसी आर्टिकल 356 से रिलेटेड पंची कमीशन ने कुछ बातें बोली, सरकारिया कमीशन ने कुछ डिटेल्स शेयर की। पंची कमीशन तो ये बोलता है कि भाई देखो, ये जो इमरजेंसी के प्रावधान है आर्टिकल 355 और 356 में, इनको पूरे स्टेट में भी लागू ना किया जाए। आपको लग रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में हालत ख़राब है, दंगे हो रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में लागू करके मामले को वहाँ पे सुधार दिया जाए। पूरे राज्य में भी अगर आप लागू कर दें तो वो बात सही नहीं है, उससे छवि भी बहुत ख़राब होती है। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इनको थोड़े समय के लिए जहाँ पर दंगे हैं उस एरिया में लागू करो, ना कि पूरे राज्य में। दूसरी बात, 3 महीने से ज़्यादा ये इमरजेंसी नहीं रुकनी चाहिए। ये केवल एक रिकमेंडेशन था पंची कमीशन का कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। ऐसी दोस्तों एक सरकारी कमीशन था, इनके भी कुछ रिकमेंडेशन थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो ये आर्टिकल 356, अगेन वही प्रेसिडेंट रूल वाले की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 356 एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है, संविधान के अगेंस्ट में चल रही है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये बात इन्होंने बोला, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की इमरजेंसीज दोस्तों हो गई समाप्त। आपकी नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई, साथ ही साथ में हमने स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल को कवर कर लिया। अब दोस्तों आइए आते हैं थर्ड प्रकार की इमरजेंसी, जिसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो भगवान के आशीर्वाद से अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ध्यान रखना। 2 इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, ये लग चुकी हैं। इकलौती इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 360 में मेंशन किया गया है। अब नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड। जब समस्याएं हो रही हों देश में, गंभीर समस्याएं हो रही हों, तब यहाँ पर ये वाली इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे ये जो प्रोविज़न है, ये वाले प्रावधान हमारे प्रेसिडेंट को पावर देते हैं कि वो इस प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं और ये देखते हैं कि हमारे भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है। उनको अब यहाँ पे लगता है कि देखिए हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा है, तो उस बेसिस पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उस दौरान होगा क्या क्या, आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ को लेकर कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज की यहाँ पर जितनी जॉब्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी को कट कर दिया जाएगा। कट मतलब ख़त्म नहीं किया जाएगा, सैलरी कम कर दी जाएगी। इनको उस समय के लिए सैलरी कम दी जाएगी। क्यों? इस समय पर खुद हमारे देश की सरकार के पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है, उधारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पैसा है नहीं, गंभीर स्थिति है, तो उस बेसिस पे इनकी सैलरीज कट कर दी जाएंगी या कम कर दी जाएंगी। ये यहाँ पर बताया गया इस प्रोविज़न के अंदर। साथ ही साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा हमारे राज्य सरकारों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। कहने का मतलब है राज्य सरकार जितना भी फाइनेंस का रिसोर्स मैनेज कर रही हैं, उन सब का कंट्रोल भी किसके पास में होगा? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारी पावर्स ले लेगी, ताकि उस पैसों का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। यानी राज्य सरकारों का पैसों का हक भी सीधा केंद्र सरकार के पास जाएगा। नाउ अब जो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, इसका जो अनाउंसमेंट होता है, इसकी जो घोषणा होती है, इसको भी जैसे यहाँ पर मान लीजिए आज अनाउंसमेंट कर दिया, तो अनाउंसमेंट करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। राज्यसभा लोकसभा दोनों का अप्रूवल ज़रूरी है। अगर अप्रूवल नहीं मिला पार्लियामेंट का तो ये लागू ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाली इमरजेंसी को कब हटाया जा सकता है? तो इसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है।
हमारे राष्ट्रपति कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता ही चुका हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत देश में नहीं आई है अभी तक, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी ही लगी है। क्वेश्चन अब ये आता है, हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसीज लगाई जा चुकी हैं? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट या इसको 3 बार इंडिया में प्रोक्लेम किया जा चुका है। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है भारत में। कहोगे 3 बार? हाँ। अब तीनों बार में कहेंगे हम केवल 1975 वाली इमरजेंसी की क्यों बात करते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। देखिए, जो 3 बार इमरजेंसी लगी उसमें पहली जो इमरजेंसी लगी थी देश में वो थी 1962 के वॉर के समय पर। 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, तो यहाँ पर एक्सटर्नल अग्रेशन वाला टॉपिक आ गया था, क्योंकि आपको पता है ना इमरजेंसी तब लगाई जाएगी जब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या यहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन जैसी सिचुएशन बन रही है तब लगाई जाएगी। तो एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से यहाँ पर ये इमरजेंसी लगाई गई। दूसरी जो इमरजेंसी भारत में लगी वो 1971 में, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। अगेन वही एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड्स के बेसिस पर यह इमरजेंसी लगाई गई। तीसरी जो इमरजेंसी लगती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है हमारे इतिहास की। 1975 से 1977 के बीच में जो ये इमरजेंसी लगी, ये तीसरी मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेशनल इमरजेंसी है 1975 की। क्यों? क्योंकि इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया। लेकिन किस वजह से? पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्प्यूट्स की वजह से, समझ गए? और आपस में ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई, जो कि सही नहीं था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब सवाल यह है कि जो ये इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में 1975 में, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसके ग्राउंड्स वैलिड नहीं माने जाते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उसका असर क्या हुआ था? उसका असर यह हुआ दोस्तों, संविधान में सीधा बदलाव करने की कोशिश की गई उस समय पर गवर्नमेंट के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूं पहले कि 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 लेकर आया गया। और ये एक्ट लेकर आया गया था क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला कि जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई है ये गलत है, ये सही नहीं है, किसी वैलिड ग्राउंड्स पर नहीं लगाई गई है। कोर्ट खुद बोल चुका था ये बात। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्या हुआ, इन चीज़ों से गवर्नमेंट यहाँ पर समझ कर क्या करती है, गवर्नमेंट ने बोला चलिए हम 39th अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, हम कोर्ट को बीच में आने ही नहीं देंगे, बात ही खत्म। जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर दिया 39th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, समझ लो। लेकिन बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से वापस से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। सॉरी 42वें, सॉरी कर रहा हूँ, 42वें नहीं 44वें से, 44th से। क्योंकि पहले तो 39th अमेंडमेंट किया गया, इसके तहत जुडिशरी का स्कोप खत्म कर दिया इसमें कि भैया जुडिशरी हमारे बीच में नहीं पड़ेगी। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया, यहाँ पर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बढ़ गई थी, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हक बढ़ा दिया गया था दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये सारी पावर्स आ गई थी 42nd अमेंडमेंट के तहत कि वो राज्यों में अपनी जो फोर्सेस है वो तैनात कर सकते हैं। स्टेट के जितने भी नियम वगैरह हैं इमरजेंसी के समय पर वो सब ओवरराइड करा जा सकता है, वहाँ पर केवल केंद्र सरकार की चलेगी। जुडिशियल रिव्यू खत्म ही कर दिया गया, उसको लिमिट कर दिया गया कि जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो टर्म्स हैं पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज़ के, वो एक्सटेंड कर दिए गए थे। ये सारे काम हो रहे थे, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स तक लोगों के नहीं छोड़े गए। मान लो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है तो उस केसेस में सभी फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे एक इंसान के। ये सारी बातें इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई गई। लेकिन इन सब का सुधार 44वें संशोधन से सही कर दिया गया था 1978 में कि भाई यहाँ पर आप ये गलत कर रहे हैं, आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल 21 जो उसका जीवन जीने का अधिकार है उसको तो नहीं छीन सकते ना, उसको भी छीनने का मतलब क्या, उसके पास में अपना जीने का अधिकार भी नहीं है जो संविधान के माध्यम से मिला हुआ है, कोई भी जान ले ले। तो ये चाहे कैसी भी इमरजेंसी लग जाए, ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे, चाहे स्टेट इमरजेंसी लगे, या चाहे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं सस्पेंड किया जाएगा किसी भी इमरजेंसी के दौरान। ये बात खुद 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत मेंशन की गई और सुप्रीम कोर्ट के पास में इसको रिव्यू करने की पावर भी वापस से दी गई कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा, भैया कोर्ट का भी ज़रूरत है यहाँ पर बीच में, समझ गए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। थोड़ा लंबा टॉपिक हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी का एक स्पेसिफिक वीडियो कवर करने में समय लग जाता है, यहीं पर आपको मैंने पूरा मटेरियल कवर करवा दिया है। अब जाके आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे दोस्तों, आपको मज़ा आएगा, लगेगा यार ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ चुका है। इसी तरीके से आपने जीएस को, अपने करंट को स्टैटिक से लिंक करना है। चलिए आप देख लेते हैं आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन यह है, कमेंट ऑन द इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के तहत
इमरजेंसी से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसके ऊपर टिप्पणी करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने इसको लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत आपातकालीन प्रावधानों पर टिप्पणी करें। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू भी करने हैं। जब सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी दोस्तों आज के पेज नंबर 1 पर 2 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों हमारे काम के हैं। एक तो ये वाला और दूसरा यहाँ पर ये वाला, नेपाल में सरकार गिर चुकी है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। अभी के लिए सबसे पहले इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। इसको पेज नंबर 8 पर भी कंटिन्यू किया गया है, खैर यहाँ पर ही हम सब कुछ कवर कर लेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या क्या बात हो रही है आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है EMRS के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं इनकी बात हो रही है। हुआ क्या है कि हाल ही में इन ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल्स, क्योंकि ये जो यहाँ पर स्कूल्स बनाए गए हैं दोस्तों ये स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए यहाँ पर इनको बनाया गया है ना। जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं तो वहाँ के लिए इन कॉलेजेस स्कूल्स को बनाया गया ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके, स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट्स को। उसके लिए EMRS स्कूल का कॉन्सेप्ट भी लेकर आया गया था। लेकिन हाल ही में दोस्तों इस ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल का जो रिक्रूटमेंट होता है, टीचर्स वगैरह को अपॉइंट किया जाता है, वो सारा का सारा मुद्दा सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। तो आज अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट भी करना है, टीचर्स को अपॉइंट करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार ही सारा काम करती है। तो केंद्र सरकार ने किया, रिक्रूटमेंट भी किया। लेकिन दोस्तों रिसेंटली मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है जिस वजह से ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। मामला यह है कि ज़्यादा मात्रा में जो टीचर्स अपॉइंट करे गए हैं इन स्कूल्स के अंदर में वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, यानी नॉर्दर्न स्टेट से आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, नदर्न स्टेट्स में आप देख पाओगे अप्रॉक्स सभी स्टेट्स यहाँ पर हिंदी समझ लेते हैं, बोलते भी हैं। तो वहीं से सबसे ज़्यादा टीचर्स अपॉइंट हुए। और दोस्तों उन टीचर्स को अपॉइंट करके उनकी पोस्टिंग कर दी गई सदर्न इंडिया में। कहाँ पर? साउथ स्टेट्स में कर दिया गया। तो वो टीचर परेशान हैं आज, वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं इनसे कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कीजिए, हमारा जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो कुछ और है, हमने साउथ इंडियन नहीं सीखी है, वहाँ का फूड, कल्चर, लैंग्वेज सारी चीज़ें हमारे लिए अनफेमिलियर हैं और आपको वहाँ पे पढ़ाना लोकल लैंग्वेज में ही है इन EMRS के अंदर में। तो फिर यहाँ पे जब हमें भाषा आती नहीं है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो हमने तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बेसिस पर ही अपना अपॉइंटमेंट किया था। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखिए जो भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं ये सब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है ना, कि आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है इस तरीके से किया जा सकता है कहीं पर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब टीचर्स को यहाँ पर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर को लेकर एक बैरियर है, तो वो क्या सिखाएंगे फिर बच्चों को। ये भी तो सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना लोकल लैंग्वेज में, उनको लोकल वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे गए यहाँ पे तेलुगु मलयालम का यूज़ हो रहा है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। या उनको फिर उनको ट्रेन करो, सिखाओ वो चीज़ें, है ना। तो ऐसे किया जा सकता है। तो उनके लिए फिर स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात यह है कि भाई आपको वहाँ के टीचर्स उस पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट करने चाहिए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से थोड़ा मुद्दा उठा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि भैया हमारा ट्रांसफ़र चाहिए। कई सारे जो टीचर्स हैं वो उसके डिमांड कर रहे हैं। तो जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट हुआ है इसमें ये एक बड़ा इशू आ रहा है इन EMRS स्कूल्स में, ये क्लियर किया गया। फिर ये भी बोला जा रहा है कि साल 2023 का जो हमारा बजट सेशन है पार्लियामेंट का, इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी इन स्कूल्स को चलाने की, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार को दी जा रही है। और स्पेशली कौन सी बॉडी को? NESTS नाम की बॉडी को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। इनको काम सौंप दिया गया और इस बॉडी को काम दिया गया कि वो लगभग 38,000 जो पोजीशन है स्टाफ की वो भरेंगे 400 अलग अलग एकलव्य स्कूल्स में जो हमारे देश भर में फैले हुए हैं।
इनको ये काम सौंपा गया। तो कई सारे लोगों को दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, अपॉइंट किया गया है। अभी 303 प्रिंसिपल्स हो गए, 707 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स हो गए, इन सबको सेलेक्ट किया गया। हज़ारों टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स भी दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि जो रिक्रूटमेंट है वो हिंदी स्टेट से ज़्यादा हुआ है। अब उनका अपॉइंटमेंट आप सदर्न स्टेट्स में कर देंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर ये जो स्कूल है इनको रन करने में इनके जो एफिशिएंसी लेवल है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत है, वो मुद्दा हमारे सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समस्या समझ में आई कि आखिरकार चर्चाओं में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या केवल ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा? कभी नहीं। इस आर्टिकल के साथ साथ आपको कुछ बेसिक डेटा पता होना चाहिए कि जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं ये होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, गवर्नमेंट किस पर्पज़ से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है, इसके नियम क्या हैं, नए नियम अभी आए हैं कुछ सालों पहले, तो वो नए नियम क्या हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। ये जो EMRS स्कूल का कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से लेकर 1998 के बीच में। और इसकी शुरुआत यहाँ पर यही हुई थी कि जो स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स चिल्ड्रन हैं, है ना, ST वाले चिल्ड्रन जो हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में। ऐसे एरिया जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, कोई एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर यहाँ क्या हो कि ये एजुकेशन हम दे सकें, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको एजुकेशन के मामले में मिले। और इसी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनका रिक्रूटमेंट भी किया जाता है EMRS में। आपको पता होगा EMRS के पेपर वगैरह भी आते रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है मतलब स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। और इन सब स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ को जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। इन सबको जो ग्रांट्स है दोस्तों वो रिसीव होंगे अंडर द आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के तहत सभी ग्रांट्स इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ को दिए जाएंगे ताकि वो इस प्रकार के स्कूल्स को अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें। क्वेश्चन ये है EMRS स्कूल के फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहला फीचर दोस्तों यहाँ पर यह होगा कि ये कोएड रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इन स्कूल्स को रेडी किया जाएगा। क्लास 6 से लेकर 8 तक की सभी 12 तक की सभी यहाँ पर पढ़ाई इसमें दी जाने वाली है। प्लस एकलव्य स्कूल्स के अंदर में यहाँ पर जैसे नवोदय विद्यालय हैं, है ना, उन्हीं के बेसिस पर चलेंगे। एकलव्य स्कूल में आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपका लोकल आर्ट कल्चर की प्रोटेक्शन की बात की जाएगी। जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस है, आपका जो खुद का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको सुरक्षित तौर पर रखते हुए यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ऐसा ना हो आपको आपका कल्चर भुला दिया जाए, नहीं, आपके कल्चर के साथ में जोड़कर ही पढ़ाई करवाई जाएगी। प्लस स्पोर्ट्स और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। हर एक स्कूल की जो कैपेसिटी है वो है 480 बच्चों की, जिसमें इक्वल नंबर सीट्स होंगी बॉयज़ और गर्ल्स की, है ना, गर्ल्स भी होंगी और बॉयज़ भी होंगे। प्लस ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ओपन किया गया है। लेकिन क्या इसमें नॉन शेड्यूल ट्राइब्स एडमिशन ले सकते हैं? तो हाँ, इसका भी एक छोटा सा प्रोविज़न है। प्रोविज़न यह है कि नॉन ST स्टूडेंट्स जो हैं इनको इन स्कूल्स में एडमिट किया जा सकता है, लेकिन केवल 10% की सीट पर, केवल 10% सीट्स पर ही नॉन ST स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो CBSE का जितना भी एक्टिविटी है वो सब फॉलो किया जाएगा इन स्कूल और एजुकेशन स्कूल्स के अंदर में। और एजुकेशन जो है कम्प्लीटली फ्री रखी गई है। और जैसा आपको बताया ये सारा काम किसको सौंपा गया है? हमारी नेशनल बॉडी को सौंपा गया है जिसका नाम है नेस्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ज़रा नेस्ट के बारे में कुछ बेसिक तथ्य आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या क्या? नेस्ट जो है दोस्तों एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से सारे डिसीजंस लेती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत, ताकि वो हमारे देश में इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को मैनेज कर सकें। इसके मैनेजमेंट के लिए ही ये पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है। गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर आया तो बजट 2018 से 19 के बीच में अनाउंस ये भी किया था कि जो हमारे हर एक ब्लॉक हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, या एटलीस्ट 20,000 के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे होगी, उस हर एक जगह पर इस प्रकार का स्कूल ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एरिया है, कोई ब्लॉक है जहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है, या 20,000 के आसपास शेड्यूल ट्राइब्स उस पर्टिकुलर कॉलोनी में है, तो उस जगह पे दोस्तों EMRS स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। ये सरकार का टारगेट था जब वो लेकर आए ये कॉन्सेप्ट। इसी टारगेट के तहत यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नई गाइडलाइंस भी हैं। जैसे 2018-19 में ये नई गाइडलाइन भी आई। इन गाइडलाइंस में हमारी केंद्र सरकार ने जो ज़्यादा पावर है स्कूल्स वगैरह और ये सब स्कूल को मैनेज करने की पावर अपने पास में रखी और नेस्ट को थमा दी। नेस्ट क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रोविज़न कैसे स्कूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जो नए नियम आए ना, इसमें बोला क्या है, जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है
मान लो स्कूल बनाना है एक जगह पे जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन आपको चारों तरफ नज़र आ रही है। अब जब यहाँ पे एक स्कूल बनाना होगा तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब EMRS का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया था तो बोला था कि ये जो स्कूल है ये 20 एकड़ की ज़मीन में बनाया जाएगा। लेकिन नए नियम के तहत दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि ये स्कूल जो है 20 नहीं 15 एकड़ की ज़मीन में बनाया जाएगा। तो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया था नए नियम में। अभी दोस्तों यहाँ पर चैलेंजेस यही है हमारे सामने। इन स्कूल्स को ऑपरेट करने में चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 15 एकड़ की ज़मीन भी ले पाना काफ़ी मुश्किल है ना। काफ़ी दिक्कत आती है स्पेशली पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है अच्छी खासी, या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यानी कि जो मॉइस्ट है, नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एरिया में ऑपरेट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारे सामने या EMRS के मॉडल कॉन्सेप्ट पे सामने यहाँ पर चैलेंजेस में पहली चुनौती यही है। दूसरी चुनौती आती है पॉपुलेशन क्राइटेरिया। स्टैंडिंग कमेटी ने दोस्तों यहाँ पर यही मेंशन कर रखा है कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है ये भी इशू है। मान लीजिए चलो कहीं पर पॉपुलेशन क्राइटेरिया फुलफिल भी हो गया है, कहीं पर 15,000 के आसपास 20,000 के आसपास एसटी की पॉपुलेशन है, या एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पर 50% से ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वैसे तो ज़्यादातर होता नहीं है, अगर हो रहा है तो वहाँ पर ज़मीन खरीदने में दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं EMRS के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपसे अगर चैलेंजेस पूछ जाएँ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मज़ा आया, अच्छे से आर्टिकल कवर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज याद दिलाना भूल गया हूँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा, हमने 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं विद प्रॉपर डेटा। वो जो बैकग्राउंड नोट्स हैं वो सभी नोट्स दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके दिए जाते हैं। यानी अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, मत बनाओ, आपको सीधा इस ग्रुप में फ़ायदा मिल रहा है कि आपको सीधे PDF कंपाइल करके मिल रहे हैं। ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। बस खाली वीडियो देखो, शाम में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, काम आपका हो जाएगा। टाइम बहुत बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा, लगभग 2-3 घंटे आपके बचेंगे जिसमें आप अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर सकते हैं। और इस ग्रुप में जितने भी PDF हैं दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहे हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर का कॉन्टेंट सिक्योर हो जाता है, सारे PDF सिक्योर हो जाते हैं, डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। मान लीजिए कोई टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है, आपको याद आ रहा है यार मुझे उसके बारे में पढ़ना है, कोई जानकारी नहीं आ रही है, सीधा यहाँ पे टॉपिक सर्च करो, एकदम सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल कर आ जाएगी, पढ़ लो। ठीक है, अब दोस्तों ये सारा कॉन्टेंट आपको इस तरीके से हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे आपका स्टोरेज का इशू वगैरह कुछ भी समस्याएं आपको सामने आने वाली है नहीं, क्योंकि ग्रुप में सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। उठाओ, PDF डाउनलोड करो, डिलीट करो, पढ़ो, अनलिमिटेड ऑप्शंस। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, और उससे पहले ये जान लो इसको ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने कैसे होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज करने के साथ साथ वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, और रिप्लाई के साथ साथ दोस्तों आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। साथ में ही डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो एक और ऑप्शन आपके पास में है कि आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर ये करना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को क्रिएट करने में, स्पेशली थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो, लेकिन एक रेलिवेंट कंटेंट में देने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों आइए थोड़ा सा नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट हो जाएगा, सॉरी पॉलिटी नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात हो रही है आइए जानते हैं। बोला जा रहा है नेपाल में जो सरकार थी पुष्प कमल दहल की, तो अब दोस्तों यहाँ पर इनकी सरकार जा रही है। क्यों? इनकी सरकार को जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ख़त्म हो गया। तो यही होती है यहाँ पर गठबंधन वाली सरकार, यहीं पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब नेपाल की पार्लियामेंट में जो ट्रस्ट वोट किया गया तो उस ट्रस्ट वोट में दोस्तों यहाँ पर ये हार गए, ज़्यादा सपोर्ट था ही नहीं इनको। ठीक है, इनका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर आप देखेंगे तो बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के फेवर में केवल 63 लोगों ने वोट किया, केवल 63 लोगों ने, और अगेंस्ट में 194 लोगों ने वोट किया। कि भाई कौन कौन सपोर्ट में है पूछा गया
तो केवल 63 लोगों ने हाथ उठाया। कौन कौन अगेंस्ट में है? 194 लोगों ने हाथ उठा दिया। काम खत्म, सरकार गिर गई। अब जब यहाँ पर पुष्प कमल दहल की सरकार गिरी तो अगर आप नेपाल का पार्लियामेंट देखेंगे तो नेपाल के पार्लियामेंट का 275 टोटल मेंबर है। अब 275 अगर मेंबर हैं तो इनका अगर हम कैलकुलेशन करें तो उस बेसिस पे यहाँ पर लगभग 138 वोट चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। अब 138 वोट चाहिए, पहले तो थे पुष्प कमल दहल के पास में, लेकिन अब क्या है, केवल 63 वोट बचे हुए हैं। क्योंकि अभी जो वही तो ये जो ट्रस्ट वोट करवाया गया था, क्योंकि अभी थोड़े मतलब मामला हट रहा था। एग्जैक्टली हुआ ये 3 जुलाई की बात है। 3 जुलाई में इनकी तरफ से एक पार्टी है, उसने सपोर्ट हटा दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं अपना सपोर्ट। तो ऐसा हो गया मामला। अब मामला होते ही यहाँ पर दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ कि देखें भैया सरकार के पास में पूरा ट्रस्ट वोट है या नहीं है, ये मेजोरिटी में अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। जब करवाया ट्रस्ट वोट तो वहाँ पर फेल हो गए, सरकार गिर गई। अब 275 मेंबर हैं पार्लियामेंट में, 138 वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी एक पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटी हमको ये नज़र आ रही है कि पुष्प कुमार दहल की जगह केपी शर्मा ओली दोस्तों सरकार बना सकते हैं। केपी शर्मा ओली जो यूएमएल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो डील हुई है यहाँ पर, एक नेपाली कांग्रेस है, उसके अलावा सीपीएन यूएमएल है, तो इनके बीच में यहाँ पे अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये 2 सबसे बड़ी पार्टी हैं वैसे पार्लियामेंट में। एक के पास में 88 सीटें, एक के पास में 78 सीटें हैं। तो दोनों मिलकर यहाँ पे सरकार बना सकते हैं, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रचंड साथ है दोस्तों, ये 25 दिसंबर साल 2022 में नेपाल की सरकार बनाते हैं और सरकार को रन करते हैं। फिलहाल के लिए अब ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं, नई सरकार आ रही है, केपी शर्मा ओली यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे अब की बार। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, ये इंडिया के लिए सही न्यूज़ नहीं है। क्यों? प्रचंड जी के समय पर तो भारत नेपाल के रिलेशन सही रहे। केपी शर्मा ओली एक बार सरकार चला चुके हैं। जब ये सरकार में थे दोस्तों, पावर में थे, तो इन्होंने भारत के साथ में नेपाल के संबंध कर दिए थे बहुत ही ज़्यादा ख़राब। बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो गए थे। मतलब इवन इतने रिलेशन ख़राब हो गए थे कि पीपल टू पीपल रिलेशंस ख़त्म हो रहे थे। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हम आपस में दोनों कंट्रीज़ के बीच में शादियाँ भी हो रही हैं, फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो सब ख़राब हो रहा था उस समय पर, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे थे। स्टेटमेंट्स आने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है केपी शर्मा ओली के साथ में, ये प्रो चाइना है। चाइना की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहेगा। और नेपाल एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम स्पेशली बात करें, भारत चाइना के बीच का एक बफर जोन है। तो भले ही नेपाल को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिल रहा है इंडिया से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी सप्लाई हम कर रहे हैं, बट अगर चाइना की तरफ झुकाव होगा तो चाइना का एक्सपेंशन नेपाल में बढ़ेगा। और एक बार चाइना का एक्सपेंशन पैर पसारना शुरू कर दिया, यानी श्रीलंका वाली हालात अगर नेपाल के क्रिएट कर दिए, तो इससे दिक्कत नेपाल के साथ साथ भारत को भी होगी, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पर आकर हमें ही परेशान करेगा। समझ गए? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं ये इनकी सरकार आती है नहीं आती, बस खाली एक एज्यूम किया जा रहा है कि हाँ ये बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है। ठीक है, तो चलिए इसका भी एनालिसिस आपन ने कर लिया है। चलते हैं आगे अपने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ना दोस्तों, यहाँ पर पेज नंबर 10 पर एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल क्या बात करता है, ये जो आपको फ़िश दिख रही है ना, ये जो मछली दिख रही है, ये एक मछली की नई स्पीशी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है, जिस वजह से ये चर्चा में है। तो यही बताया गया कि ये एक प्रकार की डॉग फिश शार्क है। इस डॉग फिश शार्क की नई स्पीशी केरला के एक पोर्ट से डिस्कवर की गई है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उन्होंने इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया है। इस प्रजाति का नाम है स्क्वेलस हेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में स्क्वेलस हेमा नाम की एक स्पीशी चर्चा में है, क्या है? तो ध्यान रखिए, डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति है। डॉग फिश शार्क यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी फैमिली है, जो कि स्क्वेलिडे फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसी की स्पीशी है यहाँ पर ये स्क्वेलस हेमा। ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वेलस वाली जीनस से बिलोंग करने वाली शार्क की स्पीशीज़ आती हैं, ये वाली जो मछलियों की प्रजातियाँ हैं, ये अक्सर यहाँ पे एक्सप्लॉइट की जाती हैं इनके लिवर ऑयल के लिए। लिवर ऑयल इनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली दवाइयों के इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनको इन मछलियों को मारा भी जाता है, शिकार भी किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रजातियों का, इन प्रजाति में से नया डिस्कवरी, नई स्पीशी जो मिली है, उसका नाम है स्क्वेलस हेमा। ये नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं।
तो दोस्तों क्योंकि आर्टिकल अभी समाप्त नहीं हुआ है तो इसके बारे में कुछ बेसिक डेटा और है जो कि हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। वो बेसिक डेटा क्या है? स्क्वैलस हेमा। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं स्पेशली फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने हाल ही में डिस्कवर किया नई स्पीशी को जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा इस स्क्वैलस हेमा के बारे में अगर कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये डॉग फिश शार्क की एक नई स्पीशी है, ठीक है। और इसका यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर शेप देख ही चुके हो। ये मछली ऐसे है जिसका यहाँ पर जो मुंह है स्पेशली आगे इस तरीके से लंबी चोंच जैसा एक स्नाउट की तरह यहाँ पर इसका फेस देखने को मिलता है। ये फोटो आप देख पाएंगे, है ना। तो ये लंबा सा है, इसको बोलते हैं स्नाउट, ठीक है। तो वैसा इसका फेस है, थोड़ा राउंड सा यहाँ पर फेस भी आपको नज़र आएगा इसका। उसके अलावा मेंशन किया जा रहा है कि भाई इनका जो लेवर ऑयल है उस लेवर ऑयल की वजह से इन मछलियों को सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है, क्योंकि इनके लेवर ऑयल का इस्तेमाल अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके लेवर ऑयल में दोस्तों ज़्यादा मात्रा में स्क्वैलिन प्रेजेंट होता है। स्क्वैलिन बहुत सारा होता है और यहीं पर इसका फ़ायदा है, क्योंकि इस लेवर ऑयल का दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। उसके साथ साथ जो यहाँ पर एंटी कैंसरस प्रोडक्ट्स हैं, कैंसर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो स्पेशली कई सारी मेडिकेशंस है उसमें भी यहाँ पर इन लेवर ऑयल का यूज़ होता है, ठीक है। अब जब बात करते हैं भारतीय कोस्ट की, तो इंडियन कोस्ट में दोस्तों स्क्वैलस की 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी साउथ वेस्ट कोस्ट से पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, यानी केरला वाले रीजन से। जो नई स्पीशी है वो है स्क्वैलस हेमा। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है स्क्वैलस लेलेनाई से, लेकिन थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बीच में फ़र्क में है। वैसे 2 स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, स्क्वैलस हेमा और स्क्वैलस लेलेनाई। ध्यान रखना, बड़े अजीब सा नाम है, पूछ लिया जाएगा ये 2 प्रजाति चर्चा में थे, ये क्या हैं? तो ये दोनों फिश की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब इनकी डिस्कवरी किसने की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता होगा डायरेक्टली एक बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था कि बताइए एएसआई कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। चलिए आपसे मेरा भी यही सवाल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? उस मिनिस्ट्री का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये जो मंत्रालय है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर में। तो ये वाला जो मंत्रालय स्पेशली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसके तहत ये बॉडी आती है और इस बॉडी को इस्टेब्लिश यानी बनाया गया था 1916 में, 1916। फिर मेंशन किया गया है ये एक प्रकार का नेशनल सेंटर है, नेशनल लेवल की बॉडी, जिसका मेन काम है जितने भी यहाँ पर एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं ना उनका प्रॉपर तरीके से सर्वे करना, उनके बारे में एक्सप्लोर करना। ये इसका मेन पर्पज़ है, क्योंकि हमारा देश के अंदर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी नज़र आती है फॉनल की, यानी अलग अलग जानवरों की स्पीशीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उनके बारे में नई डिस्कवरी करना, उनको एक्सप्लोर करना, नई रिसर्च हमारे सामने लेकर आना, जैसे अभी सिमिलर रिसर्च इस स्क्वैलस हिमा के माध्यम से देखने को मिली। फिर ध्यान रखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार ये जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा इसके 16 रीजनल स्टेशंस भी हैं। जो 16 रीजनल स्टेशंस है वो देश में अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। तो ये बात हो गई हमारी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो हमारा सेम पेज है दोस्तों, यानी कि पेज नंबर 10, उसी पे यहाँ पर एक और आर्टिकल मेंशन है जहाँ पे बताया गया है कि भारत ने एक बढ़िया प्रोग्रेस दिखाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड। ऐसा यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है। आपको पता है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे यहाँ पर टोटल 17 गोल हैं जिसको यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ ने साल 2030 तक अचीव करने का गोल बनाया है। इन 17 गोल में बेसिकली यहाँ पर मेन गोल वही है, गरीबी कम करना, साफ़ सफाई प्रोवाइड करवाना, है ना, हाइजीन को मेंटेन करना, साफ़ पीने का पानी लोगों को देना, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना। ये सारे यहाँ पर हमारे 17 इस प्रकार के गोल्स हैं, बहुत सारे। मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि टारगेट यह है कि 2030 तक हमें 17 गोल अचीव करने हैं। लेकिन दोस्तों हर बार रिपोर्ट ये आ रही थी कि हम कोई ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अभी एक अच्छी रिपोर्ट आई है। नीति आयोग ने फ्राइडे में यहाँ पर रिलीज़ किया अपना 4th इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भारत का क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये पता चला कि दोस्तों यहाँ पे जो 2015 में गोल्स अडॉप्ट करे गए थे यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स के माध्यम से, यहाँ पर भारत को 2018 में जो स्कोर है वो थोड़ा सही नहीं मिला था, बट अभी स्कोर थोड़ा सही मिला है।
इंडिया का स्कोर अब की बार जो आया है वो 100 में से 71 है, जबकि पहले 2018 में 100 में से केवल 57 था। तो स्कोर इंप्रूव हुआ है। स्कोर इंप्रूव होने का मतलब यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दोस्तों, ये डायरेक्टली लोगों के कल्याण से रिलेटेड हैं, जिसको भारत अचीव कर रहा है धीरे धीरे, है ना। और इनमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं इंडिया में? तो इंडिया में स्पेशली जो हमारी हेल्थ कंडीशंस है वो इंप्रूव हुई हैं। बेटर पब्लिक हेल्थ कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करवाया गया है। एजुकेशन यहाँ पर इंप्रूव हुआ है ना। हायर टीचर स्टूडेंट रेशियो बढ़ा है। टीचर की जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर इंप्रूव की गई हैं। ये सारी बातें नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने बताया। इवन इतना ही नहीं, इनकम और जो जेंडर है, इनकम और जेंडर में जो इनइक्वालिटी, असमानताएं थी दोस्तों, वो कम हुई हैं, उसमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये सारी बातें नीति आयोग की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। खैर, इस रिपोर्ट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक आध दिन में कुछ डिटेल्स भी शेयर होंगी इनसे रिलेटेड, वो डिटेल्स आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। तो यह है दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन अपना पहले वर्ड ऑफ द डे कवर करेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? वर्ड ऑफ द डे है बिल्क। क्या? बिल्क। बिल्क का मतलब होता है टू चीट और ट्रिक समवन, स्पेशली बाय टेकिंग मनी। एक इंसान से पैसा ले लेना, है ना, और उसको यहाँ पर फिर उसके बेसिस पर चीट कर देना, धोखाधड़ी करना पैसा लेके, या पैसा लेके यहाँ पर उसको पागल बनाना, ज़्यादातर हो रहा है। तो किसी को चीट करना स्पेशली बाय टेकिंग मनी या ट्रिक करना, ये आपका बिल्क वाली कैटेगरी में आता है। तो बताइए, चलिए इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में। आज इस सेंटेंस में मज़ा आएगा, देखते हैं क्या क्या सेंटेंस लोग बनाते हैं। चलिए आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये था कि बताइए जो पेंगोंग त्सो लेक है, ये जो झील है, ये कौन कौन से पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज। ये वो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिसके बीच में यहाँ पर ये पेंगोंग त्सो लेक नज़र आती है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज आर बोथ लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज, और ये सराउंड करती हैं हमारे पेंगोंग त्सो वाले रेंज को या पेंगोंग त्से वाले रीजन को। ये बेसिकली रीजन जो है खुद एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में आता है, स्पेशली भारत और चाइना से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है चाइना कई बार कोशिश करा है हमारी इस टेरिटरी में एंटर करने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, होता है यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।